हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अटेम्प्ट एक प्रयास। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। बीपीएससी प्रीवियस ईयर के जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है उसे हम लोग देखेंगे। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वह यह है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। मतलब कि निम्नलिखित में से किस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन जो है वो इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909। चौथा ऑप्शन जो है भारत सरकार अधिनियम 1858। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। और इस सवाल का जो जवाब होगा वो यह होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता था। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा ही भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कहा गया। 1858 के द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का वाइसराय कहा गया। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कहा गया। और इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय हुए। तो हमें यह बात याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसराय ऑफ इंडिया कहा गया। और इस तरह से लॉर्ड कैनिंग जो हुए भारत के पहले वाइसराय हुए। और यह भी कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। तो यहाँ से हमें दो बातें याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग जो हुए भारत के पहले वाइसराय भी हुए और लॉर्ड कैनिंग जो हुए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हुए। और ये किसके द्वारा हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ही भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी के अधीन सौंप दिया गया। मतलब 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारत पर जो शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया और अब भारत पर शासन कौन करेगा? ब्रिटेन की महारानी करेगी। भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है इसके द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा क्या किया गया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो हमें यह बात याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। वो कैसे समाप्त कर दिया? क्योंकि पिछले लेक्चर में जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पीस्ट इंडिया एक्ट, जो कि आपको याद होगा पीस्ट इंडिया एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। कैसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बना करके। उसी तरह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और समाप्त करते ही क्या हो गया? द्वैध शासन समाप्त हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। वह द्वैध शासन जो ईस्ट इंडिया एक्ट से चल रहा था। और ये कैसे समाप्त हुआ? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पर खत्म कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1858 को
भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता था। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो यह है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मतलब कि हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल दी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा तेज बहादुर सप्रू, तीसरा महात्मा गांधी। चौथा जो ऑप्शन है वो यह है कि ए और बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों ने। पांचवा जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऊपर जो दिया गया विकल्प है उसमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था किसने लिया था, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों ने लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों ने लिया था। हमें भीमराव अंबेडकर का तो याद रहता है कि भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन इनके अलावा जो बाकी नाम है वो हम भूल जाते हैं। तो हमें यह याद रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था, भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू। और कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इन दोनों के अलावा जो थे वह थे, एक थे एम आर जयकर, एम आर जयकर, और दूसरा क्या था, दूसरा कौन थे, एन एम जोशी, एन एम जोशी। और इनके अलावा कौन थे, सी एन मुदलियार, सी एन मुदलियार। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इन सभी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो हम सिर्फ भीमराव अंबेडकर को याद रखते हैं लेकिन बाकी को भूल जाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इन सभी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तेज बहादुर सप्रू ने, एम आर जयकर ने, एन एम जोशी ने, सी एन मुदलियार ने। यानी कि इन सभी का नाम हमें याद रखना है कि ताकि एग्जाम में अगर इनसे प्रश्न पूछा जाए तो हमसे प्रश्न छूटने की जो संभावना है वो कम हो जाए। तो ध्यान रखना है कि एम आर जयकर, एन एम जोशी, सी एन मुदलियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, इन सभी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, वो 1930 में हुआ था। ये बात भी हमें याद रखना है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वह हुआ था 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 के बीच, 1932 के बीच। तो हमें याद रखना है कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था। 1930 से लेके 1932, 1930 से लेके 1932 के बीच गोलमेज सम्मेलन, 1930 से 1932 के बीच ये तीन जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलन की एक श्रृंखला थी। यानी कि यह जो है यह क्या था, एक श्रृंखला था। किस चीज का श्रृंखला था, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलन की एक श्रृंखला थी। यानी कि 1930 से 1932 के बीच में जो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, इसमें इस गोलमेज सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य विषय क्या था कि यहाँ पर
भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना है। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए किया गया था ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा। तो इस सवाल का जो जवाब था वो हुआ डी, ए और बी। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो यह है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिए गए थे। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इंक्रीज द सीट ऑफ लोकसभा फ्रॉम 525 टू 545। यानी कि हमारा सवाल क्या है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो यह है, पहला ऑप्शन यह है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ऊपर दिए गए विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं हो। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972। तो हमें यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमें याद रखना है, और इस प्रश्न का जो जवाब होगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972। 31वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1972 में। क्या हुआ कि वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि 1971 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार देखा गया कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि की है। फिर उसके बाद 1972 में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया, 545। तो यह बात हमें याद रखना है। सबसे पहला क्या कि 1971 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार यह देखा गया कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि दर्ज की गई, और इसके बाद 1972 में 31वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, और इसके द्वारा लोकसभा के सीटों को बढ़ाकर के 525 से 545 कर दिया गया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड। मतलब कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। यह एक बहुत आसान प्रश्न है। आसान है लेकिन कभी कभी अगर हमें यह डेट याद नहीं रहता है तो हम भूल जाते हैं, और एग्जाम में हमसे इस तरह का सवाल मिस हो जाता है। तो इस तरह का सवाल हमें मिस न हो, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो हमें बताना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। पंचायती राज दिवस जो है वो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ वो 24 अप्रैल हुआ। इस तरह के सवाल हमें देखने में आसान रहते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह का सवाल हमसे कभी कभी मिस हो जाता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेट कौन सा होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हर साल अप्रैल में भारत पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हमें यह याद रखना है कि 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के उपलक्ष्य में सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। यानी कि 24 अप्रैल 1993 को जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था उसके सम्मान में सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में घोषित किया। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यानी कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, द अर्थ डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। यानी कि शुरू से देखें तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर।
हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो यह है कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम भी कहते हैं, किसके द्वारा विकसित की गई है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम कहा जाता है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहला यह है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, चौथा जो ऑप्शन है ए और बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिलकर। पांचवा जो ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऊपर दिए गए विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वह बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के द्वारा, मतलब कि इन दोनों ने मिलकर बनाया है ईवीएम को। तो हमें यह याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम कहा जाता है उसे बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। और हमें यह भी याद रखना है कि जो पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था वह मई 1982 में किया गया था परवूर विधानसभा सीट के लिए। तो हमें यह याद रखना है कि ईवीएम हमें यह याद रखना है कि ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार मई 1982 में केरल के उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। तो दोस्तों यह था हमारा आज का 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो आने वाले एग्जाम में आपको सहायता करेगी कि किस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो जरूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।